यस चल सो बच्चों हम लोग शुरू करें बायोमोलिक्यूल्स. नाउ लॉट ऑफ बायोलॉजी इन दिस टॉपिक ऑफ कोर्स, राइट. फ्रॉम अ पीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जो केमिस्ट्री सेक्शन है इसका, जैसे कि अगर हम लोग देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रिएक्शंस, वो स्ट्रक्चर जो है किस तरह से लिखने हैं, हार्वर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, वो सारे अपन डिटेल में करेंगे. द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, विटामिन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, दोज आर वेरी बेसिक, डीएनए एंड ऑल दैट. उसके ऊपर क्वेश्चन आपके जेईई या सीईटी में नहीं आता ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. हाँ, अगर नीट एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. बट आपने को सेग्रीगेटेड तरीके से अगर इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ज़्यादा फोकस आपका रहेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप किस बायोमोलिक्यूल में है और उस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा रिएक्शन होगा और कैसी प्रॉपर्टीज होगी, उसके ऊपर आपको फोकस करना है. ठीक है बच्चों. चलो तो बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पहले. तो द वर्ड बायोमोलिक्यूल कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, फ्रॉम द वर्ड बायो एंड मॉलिक्यूल. तो बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो का मतलब होता है लिविंग. तो क्या ये लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या लिविंग थिंग है? क्या ग्लूकोज या प्रोटीन ये लिविंग थिंग है क्या बच्चों? तो इनको बायोमोलिक्यूल क्यों बोलते हैं? ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल सवाल होना चाहिए. मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा. मैंने क्या बोला? ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं. आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स ये तो मॉलिक्यूल है सर, तो नॉन लिविंग है. तो इसको बायोमोलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल हैं जिनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं? तो कोई आपको पूछेगा बायोमोलिक्यूल क्या होता है, तो आप बोलेंगे बायोमोलिक्यूल वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल होता है जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. क्या ये बात सच है बच्चों? है कि नहीं? है ना? So the idea of biomolecules is pretty simple. It says that biomolecules are lifeless molecules. अब ये आप definition लिखेंगे, यहाँ पर mention नहीं है in specific terms. I think they have not, no, they haven't mentioned. They've just directly jumped to, वो लोग ने सीधा जंप मारा है कार्बोहाइड्रेट्स पे. तो अपन जरा उनका बेसिक आइडिया डेफिनेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे लिख लो आप. दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स. दे आर लाइफलेस molecules that form a living cell. yes बच्चों, वो मॉलिक्यूल खुद कैसे है? नॉन लिविंग है, लाइफलेस है, पर उनकी वजह से लिविंग सेल बनता है. अग्रीड? अब बायोमोलिक्यूल्स के बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग पॉलीमर्स के तुरंत बाद क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये भी समझ लो. पॉलीमर्स में हमने एक कैटेगरी देखी थी बच्चों क्लासिफिकेशन में, सबसे पहली जो थी नेचुरल पॉलीमर्स. याद है सबको? सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब देखा था ना हमने उसमें, नेचुरल पॉलीमर्स. तो ठीक उसी तरह एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इससे आपकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी बायोमोलिक्यूल्स की. पहली बात तो कि बायोमोलिक्यूल्स, ऑल ऑफ देम आर basically natural polymeric substances. They are natural polymers. All the biomolecules that we see in a cell, all of them or majority of them at least are what? They are natural polymers. ठीक है बच्चों? अब आपके क्लास 12 के लेवल पे अगर मैं बोलूं from your थियरी एज वेल एज योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, भले आप वो एंट्रेंस सीईटी हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, आपको कौन से बायोमोलिक्यूल स्टडी करने, किसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए? तो लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू बी स्टडीड, ये भी आप मेंशन कर दो. नाउ कौन से बायोमोलिक्यूल्स अपने को पढ़ने हैं, जरा उनके मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स. कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स. दूसरा है ऑब्वियसली प्रोटीन्स. तीसरा कैटेगरी है
लिपिड्स। ये तो 3 स्टैंडर्ड है, सबको मालूम है, सबको आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद आता है आपके विटामिन्स और विटामिन्स एज वी कॉल देम, ठीक है। देयर आर सम पीपल हु से एंजाइम शुड बी इंक्लूडेड, नो, एंजाइम्स एक्चुअली कम अंडर प्रोटीन इटसेल्फ, सो एंजाइम्स को हम लोग अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। जो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इन शॉर्ट जो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो सारे के सारे कैसे होंगे? बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से आपको लिस्ट क्यों दी, जरा समझना। मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है बच्चों कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे हैं, आप बताओ कैसे हैं? तो आप बोलेंगे पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स है। अब हर पॉलीमर का क्या होता है? आप बोलेंगे सर पॉलीमर का एक मोनोमर होता है, क्योंकि पॉलीमर बना है ना किसी चीज से, 1 और मोर मोनोमर से बना होगा, है कि नहीं? तो बेस्ट वे टू स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर is to write the biomolecules and write their corresponding monomers also. तो बताओ कार्बोहाइड्रेट्स कौन से मोनोमर से बनते हैं? ग्लूकोज से। सबसे कॉमन मोनोमर है, हाँ, प्रोटीन्स है अमाइनो एसिड्स। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? ठीक है, तो प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से, लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड्स किससे बनते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है, तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख देंगे न्यूक्लियोटाइड। और विटामिन्स आर नॉट पॉलीमर्स ऑफ समथिंग, बट विटामिन्स नाम से ही पता होना चाहिए आपको। विटामिन किस क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अमीन, मतलब इसमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये कितना ऑब्वियस हो गया ना, तो आपको एक पूरा पिक्चर मिल जा रहा है, अच्छा कि हाँ इस तरह से बन रहे होंगे बायोमॉलिक्यूल्स। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टडी दिस, ओके। अच्छा, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हर पॉलीमर में मोनोमर तो होता है, लेकिन 2 मोनोमर को लिंक करने के लिए क्या चाहिए? लिंकेज भी चाहिए, ये भी सिखाया मैंने, है कि नहीं? तो हर एक का लिंकेज भी भाई जान लो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे शुगर्स के यूनिट, अच्छा ग्लूकोज की जगह पे मैं ऐसा भी बोल सकता था शुगर यूनिट्स, इन जनरल। ग्लूकोज एक टाइप ऑफ शुगर है, ऐसे कोई भी शुगर हो सकता है और भी शुगर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनका यूनिट कैसा होगा, इनके लिंकेज कैसे होंगे? लिंकेज, इसमें स्पेसिफिक एक टाइप का लिंकेज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे नायलॉन को अगर मैं पूछता तो आप तुरंत बोलते सर उसमें अमाइड लिंकेज होता है ना। तो वैसे यहां पे ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। क्या ये भेजे में जा रही बात सबके? ठीक है। अमाइंस में क्या होता है? ये तो बहुत इजी है, सबको दुनिया भर को पता है यार, पेप्टाइड लिंकेज है ना। प्रोटीन में होता है पेप्टाइड लिंकेज। हाँ, आपने कहीं ये पढ़ा होगा जरूर कि प्रोटीन्स में सल्फर लिंकेज होता है, ये गलत बात है। 2 पेप्टाइड चेन के बीच में सल्फर लिंकेज होता है। अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है। क्लियर? फैटी एसिड के बीच में एस्टर लिंकेज। ये कॉमन सेंस है यार, एसिड के बीच में क्या होगा? एस्टर लिंकेज ही होगा ना यार, सीधी बात है ये तो। और न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। विटामिन्स का मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज एज आई मेंशन्ड उसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट ओवर सिंप्लीफाइड रूल नहीं है। इस टेबल में मैं ऐसे हेडिंग डाल देता हूं कि ये नेम ऑफ बायोमॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों, तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। उसका मोनोमर यूनिट है ना, और उसमें टाइप ऑफ लिंकेज। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच दिया है मैंने आपको, तो ऐसा आप बोलोगे कि अच्छा प्रोटीन में क्या सिर्फ अमाइनो एसिड? नहीं, प्रोटीन में और भी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, उसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, नो डाउट। बट एटलीस्ट एक बेसिक पिक्चर आपको मिल गई कि यार ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन से बायोमॉलिक्यूल में कौन सा लिंकेज है,
और क्या टाइप का उसके अंदर यूनिट, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किस टाइप का होगा, ग्लूकोज होगा या फैटी एसिड होगा या अमाइनो एसिड होगा, एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है ना। और यहाँ पर आप एटलीस्ट इतना मेंशन कर दो अमाइन में कि अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या होगा उसमें, अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया, हमने सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एटलीस्ट एक बेस बना लिया। अब पहला जो डिटेल है किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये वर्ड को जरा समझो, एक एक वर्ड को अपन एनालाइज करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है बच्चों। चलो, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा सोचो। हाइड्रेट, किसी चीज को हाइड्रेट करना या डिहाइड्रेट करना, इसका मतलब वाटर की बात हो रही है कि नहीं, है ना। तो आप बताओ कार्बोहाइड्रेट का, अगर आपको मैं पूछूं, किसी 5वीं के क्लास के भी बच्चे को पूछूंगा 5th स्टैंडर्ड के, तो वो बता देगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल एग्जांपल है दुनिया में ग्लूकोज। हर एक को पता है, आप सब लोगों को मालूम है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे C6O6, बरोबर है बच्चों। ये जो C6H12O6 है, ये कहां से आया, तो ये ऐसे आया, देखो CH2O द होल थिंग 6 टाइम्स। देखो, क्या आप समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो अब आपको समझेगा कि ये नाम कहां से रखा, कार्बो, कार्बन, हाइड्रेट, पानी, कार्बन का हाइड्रेट है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। समझा कि नहीं समझा। ऐसे बहुत लोगों को जब ये पहली बार पता चलता है बच्चों को, तो ऐसा माइंड ब्लोन हो जाता है, अच्छा हम तो रट्टा मार रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन का हाइड्रेट इस कार्बोहाइड्रेट कैसे आया, कार्बन लिखो, वाटर लिखो, और फिर उसको पूरा एक मल्टीप्लाई करो, इधर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। क्रिस्टल क्लियर होगी बात, सिंपल है, अब भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो ठीक है ना। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या समझा कि अच्छा कार्बन होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, एंड देन दैट होल शुगर विल बी फॉर्म्ड, एग्जांपल ऑफ विच इज ग्लूकोज। सो नाउ आगे जो भी हम लोग शुगर्स लिखेंगे, एटलीस्ट इतना तो आपके दिमाग में रहेगा एक कॉन्सेप्ट कि अच्छा इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल, और आगे एक पर्टिकुलर इंटीग्रल नंबर, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, है ना बच्चों। आप बोलोगे ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट गिव राइज टू दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट्स खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, या फिर ऐसे कोई कंपाउंड होंगे जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे, यानी कि जिनको ब्रेक डाउन करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। यह है आपका मेन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट। इसको मार्क करके रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन तो कर दिया, आप बोलोगे ठीक है भाई, आपने रट्टा भी मार लिया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स दैट गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बोलो ठीक है, मान लिया सर। अब मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूं जिससे आपको ये डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे सीखना है आपको। फॉर्मूला क्या था, फिर से याद करो, C6H12O6, है ना बच्चों। अब आप 6 कार्बन एटम को लाइन से लिखो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब वो पहला जो है ग्लूकोज, उसका फंक्शनल ग्रुप लिख लो एल्डिहाइड। अब क्या ये चीज मैंने आपको डिटेल में सिखाई कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होगा, तो पहले नंबर पे बना दिया, है ना। और बाकी सबको क्या करना है अपने को, ऑल्टरनेट। ध्यान से देखो, लास्ट वाले को CH2OH दे दिया, लास्ट वाले को क्या दिया, CH2OH। ध्यान से देखना, या ऐसे भी कर सकता था H, ऐसा कर दिया, कार्बन 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 कार्बन, ओके। अब हर एक को ध्यान से देखना, हर एक को आप क्या दोगे, ऑल्टरनेट HOH दोगे। क्या दोगे बच्चों,
alternate HOH, OHH, 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 क्लियर? अब बोलोगे हाँ ठीक है। यहां पर मैंने ऑल्टरनेट, अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर अगर मैं ऑल्टरनेट दूं तो इस साइड आना चाहिए ना, ये इस तरह से। अभी इसके बहुत सारे डिटेल्स समझ में आएंगे स्ट्रक्चर के, डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है, ऑल दैट। ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेम में अगर मुझे फ्रुक्टोज लिखना होता, तो मैं सेम उसी तरह 5-6 कार्बन की चेन लिखता। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, सबको मालूम है ना, बट उसमें होता है कीटोन। फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन, और कीटोन तो नॉन टर्मिनल होता है, तो मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो टर्मिनल वाला अल्कोहल कैसा होगा? CH2OH। ये वाला टर्मिनल है, ये भी कैसा होगा? CH2OH। और बाकी सबको मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेट HOH दे दूंगा। देखो काफी आसान तरीका, क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये स्ट्रक्चर आपने एक बार लिखना सीख लिया और समझ लिया, तो आपको वो डेफिनेशन एकदम बचकांड लगेगा। क्यों? अब देखो, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कैन यू सी? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे भी देखो 1 2 3 4 5, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैन आई कॉल इट पॉलीहाइड्रोक्सी? क्या मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल में सिखाया है? यस। अच्छा, ये ग्रुप है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आंसर आ गया ना, डेफिनेशन समझ में आ गया। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर देखकर डेफिनेशन इजीली याद हो गया बच्चों? बोलो यस सुनो, है ना? ओके। अच्छा, एक चीज नोटिस आप करना कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने वर्टिकल फॉर्म में बनाया है। ये मैंने वर्टिकल, अभी तक हम लोग आज तक जितने भी ज्यादा करके स्ट्रक्चर बनाते आए हैं तो हम लोग चेन कैसी बनाते थे? हॉरिजॉन्टल, है ना? बट ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में आप ये वर्टिकल चेन वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स में और इन डेप्थ लेके जाऊंगा, बहुत इन डेप्थ जाएंगे अपन। फिशर, हैवॉर्थ, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स करेंगे। बट बेसिक आइडिया सबको समझ में आ गया, आई होप सो, कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करना है। यस, चलो। तो वो स्ट्रक्चर से हमने देख लिया कि डेफिनेशन हमारा सॉर्टेड हो गया, ठीक है ना? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इससे, इस डेफिनेशन से एक और चीज क्लियर हुई कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों? या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना? नाउ, कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो टेस्ट में स्वीट हैं और वाटर सॉल्युबल हैं। जो टेस्ट में स्वीट है और वाटर सॉल्युबल है उनको आप क्या बोलोगे? शुगर। उनको आप क्या बोलोगे? शुगर बोलोगे। क्यों? क्योंकि स्वीट टेस्ट है, वाटर सॉल्युबल है। द आइडिया ऑफ हैविंग दीज टू प्रॉपर्टीज इज बेसिकली शुगर। एंड as I mentioned, the word carbohydrate comes from the word for carbon and water, carbohydrate, right? But the Greek word for that, the Greek word for sugar is saccharon. The Greek word for sugar is what? Saccharon, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं शक्कर, मराठी में बोलते हैं साखर, है ना? गुजराती में क्या बोलते हैं? I don't know. But ऐसा ही कुछ सिमिलर वर्ड होगा, शक्कर, साखर, ऐसे ही कुछ होगा, right? The idea is, all of these words basically mean the same thing, that is sugar. So hence carbohydrates are also called as saccharides. Yes? Again, and molecular formulae of many of them can be expressed as CxH2OY, that is hydrates of carbon, जो बात मैंने आपको अभी समझा दी ऑलरेडी। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिसको हम लोग CH2O 6 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना बच्चों? बोलेंगे ओके। नेक्स्ट वी कम टू हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड। हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है, पहले क्लासिफाइड की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना अपने बुक में। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है in accordance with or on the basis of their behavior on hydrolysis as
mono, oligo and polysaccharides. Now this is given to you in the form of one very nice chart here. अच्छे से दिया है लोग, चार्ट दिया हुआ है जिसमें मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स इस तरह से लिखा हुआ है. देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे. तो एग्जाम में ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन, इनफैक्ट बोर्ड्स में ये लॉन्ग आंसर आ जाता है कई बार. डिफाइन एंड क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट, 4 मार्क का. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ब्स. देखते हैं उसको किस तरह लिखना है बच्चों. सो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं द वर्ड सैकराइड्स. यस, क्यों? क्योंकि सैकराइड्स ही दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट्स का. ये आपने देख लिया है ना. सबसे पहला कैटेगरी क्या था इसमें? सबसे पहली कैटेगरी थी मोनोसैकराइड्स. पहली कैटेगरी थी मोनोसैकराइड्स, है ना. दूसरी कैटेगरी है बच्चों ओलिगोसैकराइड्स. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जब अपनी नोटबुक में इसको एंट्री करेंगे बाद में आराम से, या इसमें से पीडीएफ तो मिल जाएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते, जो भी आपको देखना है. पर जब आप लिखोगे इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब आप लर्न करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप इस तरह से अलग अलग लेवल पे लिखें, नहीं तो पूरा खिचड़ी हो जाता है. और तीसरा कैटेगरी आपका पॉलीसैकेराइड्स. सैचराइड नहीं बोलने का, ठीक है, सैचराइड नहीं बोलने का, सैकराइड बोलने का. ठीक है. अभी मोनोसैकराइड वर्ड का मतलब क्या है? मोनोसैकराइड का मीनिंग है 1 यूनिट शुगर. मोनोसैकराइड का मतलब है एक अकेला यूनिट शुगर. ठीक है. पॉलीसैकराइड में ग्रेटर देन 10 यूनिट्स शुगर की, ग्रेटर देन 10 यूनिट्स शुगर. ठीक है. मोनोसैकराइड 1 यूनिट शुगर, पॉलीसैकराइड ग्रेटर देन 10 यूनिट्स ऑफ शुगर, एंड ओलिगोसैकराइड नाउ इट बिकम्स ऑब्वियस 2 to 10 यूनिट्स, 2 से लेके 10 यूनिट्स. इनफैक्ट द वर्ड मोनो लिटरली मीन्स 1, द वर्ड पॉली लिटरली मीन्स many, and what does the word oligo mean? Few or less. Few or less, oligo. इसीलिए 2 to 10, छोटा नंबर. ठीक है, इस तरह से आता है. ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया. ठीक है, डोंट राइट दिस. ओके, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, क्लियर. ठीक है. अब मोनोसैकराइड्स आर फर्दर सबडिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट दे पोजेस. यस, इनटू ऑब्वियसली अल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर्स एंड कीटोन कंटेनिंग शुगर्स. बच्चों, है कि नहीं? आप बोलोगे सही है. तो अल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर कौन से होंगे? अल्डोज. और कीटोन कंटेनिंग शुगर कौन से होंगे? कीटोस. बोलो हाँ या ना? यस एवरीबॉडी. अल्डिहाइड कंटेनिंग होंगे अल्डोज, कीटोन कंटेनिंग होंगे कीटोस. और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, अल्डोज, कीटोस, फलाना ओज, ढिमकाना ओज, लास्ट में क्या आने वाला है? ओज. OSE वर्ड आ गया लास्ट में, तो समझ जाने का कि किसकी बात हो रही है? शुगर की बात हो रही है. क्या ये बात सही है? भगवान का लाख लाख शुगर है कि ये इतना इजी है, याद हो जाएगा, है ना? बैड जोक. ठीक है. तो अल्डोज एंड कीटोस डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शनल ग्रुप बच्चों. राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप क्लासिफाई तो कर दिया. अब उसके बाद अल्डोज और कीटोस को फर्दर और आप क्लासिफाई जब करना चाहोगे, तब आप करोगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ध्यान से सुनना. अल्डोजिस आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस. Ketoses are further classified as
सेम, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। बात समझ में आई? यूनिट कितने होंगे? एक ही, पर यूनिट में कार्बन कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। किसने मना किया है? बात समझ में आ रही है? दोनों में 3 कार्बन से चालू होगा। मैं 3, 4, 5, 6 4 कैटेगरीज लिख रहा हूं, ज्यादा ओवर नहीं करेंगे, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। इज दिस क्लियरली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन? यस। तो अब देखो और समझो, 3 कार्बन वाले को मैं क्या ऐसा बोलूं कि इसका नाम अल्डोट्रायोज होगा? बोलो हाँ कि ना। क्यों? अल्डो यानी कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन है। अग्रीड? एवरीबॉडी समझ जाओ, अल्डोट्रायोज। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ऐसे लिखता हूं, अल्डोट्रायोज, फिर आएगा अल्डो टेट्रोस, फिर आएगा अल्डो पेंटोस, फिर आएगा अल्डो हेक्सोस। यस। और इस साइड क्या आएगा? ऑब्वियसली यस, यू विल हैव कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। आई नो दिस नेम साउंड वेरी कच्ची, है ना? कच्ची पीपल इन द हाउस। तो यहां पे आ जाएगा आपका कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। बोलेंगे ठीक है भाई, ये भी हो गया, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर दिया हमने, और हमने कार्बन नंबर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर दिया। ओके, अभी तक मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं माइंड यू, मैं अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ, फिर एक साथ सारे एग्जांपल्स करेंगे, है ना? यहाँ पे क्या था? 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 एंड 6। सेम वे इधर 3, 4, 5 and 6. Those of you who are wondering why not start with lesser number of carbons, वो भी अभी समझ में आएगा, जब स्ट्रक्चर लिखूंगा तो समझ में आएगा कि 3 से कम कार्बन क्यों नहीं हो सकते थे। ठीक है, अभी आ जाओ ओलिगो पे। ओलिगो में कितने यूनिट्स लिखे हैं बच्चों मैंने? 2 to 10। तो ओलिगो में फर्दर क्लासिफिकेशन आएगा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। एंड एक्चुअली ऐसे करते करते अपन 10 तक जा सकते हैं, डेकासैकेराइड्स तक, है ना? है ना, हेक्सा, हेप्टा। बट आपके सिलेबस में अगर मैं बोलूं कि बोर्ड्स हो या एंट्रेंस हो, तो टेट्रा के आगे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, आप लोग सिर्फ टेट्रा तक ही लिखेंगे, दैट इज बाकी अंडरस्टूड। डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, टेट्रा एटसेट्रा खत्म। ठीक है, अब फंडा ये है, यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, पर आपको पहले से क्लैरिटी दे देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। डाइसैकेराइड का मतलब है 2 यूनिट, नॉट 2 कार्बन। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? 2 यूनिट है शुगर के, 2 मॉलिक्यूल है शुगर के जो साथ में जुड़े हुए। क्या यहां पर मैंने ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? ऐसा कुछ बोला मैंने, मेंशन किया? नहीं, मैंने बोला 2 शुगर के 2 मॉलिक्यूल आके जुड़ गए तो बन गया डाइसैकेराइड। अब वो मॉलिक्यूल कितने भी कार्बन के हो सकते थे ना, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले। सही बोल रहा हूं बच्चों? बात समझ में आ रही सबको मैं क्या बोल रहा हूं? डाइसैकेराइड का मतलब 2 यूनिट शुगर साथ में आए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, ट्राइसैकेराइड और ट्रायोस को मिक्स कर देते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को?
जैसे ट्राइसैकेराइड आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट है और ये 3 कार्बन है, फर्क है ना बच्चों। ट्राइसैकेराइड अलग चीज है, ट्रायोज अलग चीज है। ट्रायोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, एक मॉलिक्यूल है, एक यूनिट है शुगर का जिसके अंदर केवल 3 कार्बन है, उसको ट्रायोज कहते हैं, ठीक है। और ट्राइसैकेराइड क्या है, तो ऐसा कोई शुगर है या ऐसा कोई सैकेराइड है जिसके अंदर 3 अलग अलग मॉलिक्यूल साथ में आके जुड़ गए। किसके मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए। क्या उस मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन हो सकते थे, हाँ। 4 कार्बन हो सकते थे, यस। 6 कार्बन हो सकते थे, यस। कौन मना कर रहा है, क्या ये बात समझ में आई। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, एक एग्जांपल ले लेना ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए लाइफ में। अगर मैं कहूं कि पेंटोज का ट्राइसैकेराइड बना है, क्या बोला मैंने, पेंटोज शुगर लेके ट्राइसैकेराइड बनाए हैं, तो टोटल कार्बन कितने हुए। तो आप बोलोगे सर 5 कार्बन वाले शुगर का ट्राइसैकेराइड बनाया, मतलब 15 कार्बन टोटल हो गए। क्या ये बात भेजे में चली गई सबके। अगर मैं ऐसा आपको बोलता कि हेक्सोज वाले शुगर को लेकर उसका डाइसैकेराइड बनाया है, तो आप बोलते बरोबर है, तो 6 कार्बन इंटू 2 यानी कि 12 कार्बन हो जाएंगे। तो क्या मेरे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहां पर, है कि नहीं, है ना। तो यहां पर ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो डाई मतलब 2 यूनिट्स, ट्राई एटले શું 3 યુનિટ, ટેટ્રા કેટલા 4 થયા, बरोबर, ठीक है। चलो, तो 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, है ना, इस तरह से। अब ये तीनों के भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स अपने को करने, क्योंकि जैसा मैंने कहा कॉम्बिनेशन तो बहुत बनेंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन थोड़ी लिखने, पागल थोड़ी अपन ये मान के चलेंगे कि ग्लूकोज यानी कि जो हेक्सोज है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वही सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड है और उनके ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे यूनिट्स बन रहे हैं, यानी 2 3 4 यूनिट्स बन रहे हैं शुगर के, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉलीसैकेराइड्स। थैंकफुली पॉलीसैकेराइड्स में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स में देयर इज नो सब क्लासिफिकेशन, डायरेक्टली वी हैव टू जस्ट राइट एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ओवरऑल बेसिस हुआ किसका, क्लासिफिकेशन का। अब जरा इस चार्ट को कंप्लीट कर लो इस तरह से। Right? एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से चार्ट बनाना है, ठीक है, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, ये बन गया ना। तो मोनो, ओलिगो, पॉली। मोनो में अल्डोस कीटोस, फिर अल्डोस में ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस, कीटोन में ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस, फिर ओलिगो में डाई ट्राई टेट्रा, और फिर पॉली में डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी कैटेगरीज ऑफ एग्जांपल्स पे, ठीक है। हर एक कैटेगरी का एटलीस्ट एक और मे बी इन सम केसेस 2 एग्जांपल आपको लिखने रहेंगे। अब जरा एग्जांपल्स लिख लो, चलो फटाफट एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अल्डो ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अल्डो ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। कीटो ट्रायोस का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है।
अल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। क्या नाम है बच्चों शुगर का? एरिथ्रोज। कलर इसका चेंज कर देता हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एरिथ्रोज है ना। और कीटोट्रायोज का नाम है एरिथ्रुलोज। क्या नाम है? एरिथ्रुलोज। अल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल है, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, ये तो सबको आता है, कौन सा? राइबोज शुगर, राइबोज। कीटोपेंटोज का एग्जाम्पल है राइब्यूलोज, राइबोज राइब्यूलोज, एरिथ्रोज एरिथ्रुलोज। इजी है समझने को, है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्डोहेक्सोज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा क्या? ग्लूकोज। 6 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज, है ना। और कीटोहेक्सोज का क्या एग्जाम्पल है? फ्रुक्टोज, है ना। इजी हो गया। अच्छा, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बड़े ऑब्वियस है। 6 कार्बन वाले का क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H12O6। तो 5 कार्बन वाले का क्या होगा? 5 कार्बन वाले का क्या होगा? C5H10O5। 4 कार्बन वाले का क्या होगा? C4H8O4 O4, राइट। C3 वाले का क्या होगा? C3H6O3। और अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है? आप बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स, सीधी बात है यार, है ना। तो यहां पर ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपको फंक्शनल ग्रुप भी समझ में आ गया, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इनका समझ में आ गया, और द होल आइडिया ऑफ फंक्शनल आइसोमर इज दैट ओनली ना, कि भाई फंक्शनल आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। इसलिए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों। क्लियर हो गई बात। इनफैक्ट जो पहला वाला है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये बायोलॉजी में आप सबने पढ़ा तो होगा, एटलीस्ट बहुत लोगों को स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया गया होगा। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को कैल्विन साइकिल और ग्लाइकोलिसिस वगैरह में DHAP और PGAL पढ़ाया जाता है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है, स्पेसिफिक नाम इसलिए लिख के दिया बिकॉज MCQs में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। मेनी ऑफ यू मे हैव सीन दैट ऑलरेडी, कि आपको डायरेक्ट उठा के पूछेगा एरिथ्रुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्डोपेंटोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोपेंटोज, ऐसा कुछ पूछेगा एरिथ्रुलोज। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है और उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। इफ एनी ऑफ यू आर क्यूरियस कि इनके स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको वो भी एक ब्रीफ में एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे बनाने होते हैं स्ट्रक्चर। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आपको कोई इसमें से रैंडम उठा के पूछ ले कि चलो राइबोज का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको लॉस्ट फील नहीं करना है। कैसे करना है देखो, राइबोज में कितने कार्बन है याद कर लो। कितने कार्बन है बच्चों? तो आप बोलेंगे 5 कार्बन है, ठीक है। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एक तो आपका अल्डिहाइड ग्रुप आपने लगा दिया, ये भी पक्का है। लास्ट वाले में फिक्स आपने क्या लगा दिया? CH2OH। और बाकी सब में आपने क्या करना है? बाकी सब में ऑल्टरनेट HOH। कितना ईजी है। क्या मैं आपको ये चीज डिटेल में सिखा चुका हूं कि एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं आ सकते, है ना। तो आप खुद सोचो, अभी 3 कार्बन से कम अगर मैं लिखता तो एक अगर एल्डिहाइड ले लेता तो बाकी क्या मेरे को पॉलीहाइड्रोक्सी, तो 2 OH तो लगाने के लिए, इसलिए 2 कार्बन वाला नहीं बना सकता। ये भी दिमाग लगा लिया होगा आपने, है कि नहीं। तो इसलिए मिनिमम देखो मैंने 3 कार्बन से चालू किया। और 3 कार्बन आप देखो क्या नाम है भाई। ओरिजिनली ये क्या हो सकता था आप चेक करो। आपको अल्कोहल चैप्टर मैंने पढ़ाया डिटेल में सब बच्चों को। ये ओरिजिनली ऐसा था, चेक करो। इसका नाम क्या था अल्कोहल चैप्टर में? तो बोलेगा सर 3 OH वाला तो है, वो ग्लिसरॉल था। और ग्लिसरॉल ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, इसको ऑक्सीडाइज करो, देखो एल्डिहाइड बना दो, तो ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या एक भी चीज आपको रटने की जरूरत है क्या बच्चों? सोचो ना। क्या मैंने आपको ये सिखाया है कि प्राइमरी अल्कोहल को PCC, PDC या कॉपरेट 573 यूज करके आप ऑक्सीडाइज कर सकते थे, और प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड बना, तो ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड बना। क्या ये दिमाग में गया? सब लोग बोलो यस सुनो, है कि नहीं। तो आपको इसमें से कुछ भी रटना नहीं है। आप इसको 10 मिनट शांति से लेके बैठोगे ना, तो आप एक एक स्ट्रक्चर बना पाओगे।
सारे बेसिक्स मैंने आपके उसमें क्लियर कर दिए, अल्कोहल चैप्टर में भी कंप्लीट करवाए, तो बस वही सारा लॉजिक यहाँ पे लगाना है आपने, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा डाइसैक्राइड्स। पर डाइसैक्राइड्स के लिए मैं आपको बहुत ही एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आपको सारे डाइसैक्राइड्स इजीली याद हो जाए। अब आपके टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल दिए, आपने देखा होगा चार्ट में 3 एग्जाम्पल कौन से, लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है ना। बट उनका सीक्वेंस उल्टा नीचे ऊपर नीचे है। मैं आपको जो सीक्वेंस बता रहा हूँ आप वो याद करेंगे। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स है लैक्टोज L, माल्टोज M और सुक्रोज S। आप ऐसे याद रखेंगे LMS। कैसे याद रखेंगे, LMS। जैसे अपना ऐप है जिसपे आप पढ़ाई करते हो, मेरा ऐप आपने देखा ही है ना, मैंने ऐप बनाया जो एंड्रॉइड पे और सब इस पे, तो वो ऐप को अपन क्या बोलते हैं आजकल, में एक नया टर्म आया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आप सारी पढ़ाई उस पर करते हो ना ऑनलाइन। तो LMS ऐसे याद रखो, LMS, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज। समझ पा रहे बच्चों, इजी याद रहेगा, लैक्टोज माल्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। तीनों किसके एग्जाम्पल है, डाइसैक्राइड्स के एग्जाम्पल है, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज। अभी लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज में क्या है भाई, डाइसैक्राइड है, 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट कौन से आपको वो भी पूछ लेता है वो MCQ में, तो आपको वो भी याद करने का मैं तरीका बताता हूं। सब में ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, ग्लूकोज के बिना तो बन ही नहीं सकता। सब में क्या रहेगा, ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, लैक्टोज में नाम देख लेना, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं याद करा रहा हूं, नाम देख लेना। लैक्टोज में दूसरा शुगर कौन सा है, तो लैक्टोज का भाई कौन है, गैलेक्टोज। तो लैक्टोज में है गैलेक्टोज, सुक्रोज में है फ्रुक्टोज और माल्टोज में है ग्लूकोज। तो अब आप देखो, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलाया क्या बना, लैक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाया क्या बना, माल्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलाया क्या बन गया, सुक्रोज। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ कि ना, एवरीबडी यस। और सब में 2 यूनिट है। अच्छा, अजम्पशन क्या था कि सब में हेक्सोज ही बना रहे, क्या मैंने और कोई वाला लिया, टेट्रोज ट्रायोज वाला कुछ लिया, नहीं, मैं सबसे कॉमन वाला ले रहा हूं, हेक्सोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है ना। जिन बच्चों को गैलेक्टोज के बारे में नहीं पता चिंता मत करो, आइसोमेरिज्म में ग्लूकोज के आइसोमर्स में गैलेक्टोज के बारे में भी सिखाऊंगा और डिटेल, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज याद, अग्रीड, ओके। कौन से यूनिट्स किस में है, लैक्टोज में कैसे याद करोगे, ग्लूकोज तो सब में है, लैक्टोज में गैलेक्टोज है, माल्टोज में दूसरा वाला भी ग्लूकोज है और सुक्रोज में दूसरा वाला फ्रुक्टोज है। ये भी बात सही हो गई, ठीक है। अच्छा, ये बात एक इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई आपकी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज सब जगह ये सब केसेस में 2 हेक्सोजेस मिलकर, ध्यान से सुनना, 2 हेक्सोज यूनिट मिलकर ये डाइसैकेराइड बना रहे थे, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप बोलोगे सर एक हेक्सोज C6H12O6 है, ठीक है, और दूसरा वाला भी C6H12O6 है, तो टोटल कितने हो गए, C12H24O12। अब इंटरेस्टिंग है, इनको जोड़ने के लिए, इनका लिंकेज बनाने के लिए दो अलग अलग यूनिट आए, इनको जोड़ने के लिए, लिंकेज बनाने के लिए क्या हुआ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको अब समझ में आएगा, हमने पहले भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस में सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है, बट वो कैसे बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आज समझ में आ जाएगा बच्चों सबको। देखो कैसे बनता है, C12H22O11। क्यों बना ये, क्योंकि 2 यूनिट हेक्सोज माइनस वाटर। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, तो अब जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ये तुरंत दिमाग लगा लेगा, सर ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, इन दोनों के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इन दोनों के बीच में से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C18 थोड़ा दिमाग लगाते हैं।
अगर ट्राइसैकेराइड को ओरिजिनली मैं गिनने जाता तो C18 H36 O18 ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ हेक्सोस। लेकिन माइनस कितने वाटर मॉलिक्यूल निकालू? 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल लू तो एक्चुअली फॉर्मूला बन जाएगा C18 H32O16। क्या ये दिमाग में गया सबके? बोलो यस और नो। बहुत सही। तो ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला भी आपको आ गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और टेट्रासैकेराइड तो अभी तक आपने निकाल ही लिया होगा, C24H कितना? O21। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 48 होने चाहिए थे। कितने निकाल दूंगा उसमें से? 6, तो 42। क्या ये बात समझ में आ गई? इजी है ना? खैर ये आपको कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ एंट्रेंस एग्जाम खास करके अगर मैं जेई लेवल की बात कर लूँ तो आपको ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड का फॉर्मूला वो पूछ सकता है। ठीक है, सॉरी। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज को इस तरह से, जो ये टेक्निक मैंने बताई, ऐसे लिखने से और एक फायदा है। और एक फायदा क्या है आगे पढ़ने में आएगा, बट अभी ट्रिक बता देता हूं, याद रख लेना। लैक्टोज की पूरी स्पेलिंग में कहीं आर आया? कहीं आर आया है? नहीं। माल्टोज की पूरी स्पेलिंग में कहीं आर आया है? नहीं। सुक्रोज की स्पेलिंग में आर आया है? हाँ आया ना? ठीक है, ये अकेला नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसे याद रख लेना। इसके नाम में आर आया। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इसमें से कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टेक्निक बता रहा हूं, एकदम ब्रिलियंट टेक्निक, आपको याद हो जाएगा। सुक्रोज के नाम में आ रहा है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे रिड्यूसिंग। जिसमें नाम में नहीं आया वो रिड्यूसिंग है। समझे कि नहीं समझे? मैं आर को अलग कलर ही कर देता हूं आपके लिए। आपका जो आर है उसको मैं ऐसा कलर कर देता हूं। यस, ये हो गया। प्लीज रिमेंबर, सुक्रोज अकेला नॉन रिड्यूसिंग, या नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे। तो आपको कोई पूछे अच्छा बताओ ग्लूकोज रिड्यूसिंग है? हाँ। फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है? हाँ। माल्टोज यस, लैक्टोज यस, सुक्रोज नो, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े सब रिड्यूसिंग थे एक्सेप्ट सुक्रोज। क्लियर हो गई बात? आगे पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, ऑल दैट अभी विल स्टडी इन फर्दर लेक्चर्स। बट एटलीस्ट ट्रिक आपको याद होगी कि कैसे याद करना है ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो ट्रिक काम आएगी। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ट्राइसैकेराइड पे। हमारे ट्राइसैकेराइड पे आ जाते हैं। हमारा ट्राइसैकेराइड का एक ही ढंग का एग्जाम्पल है। कौन सा है वो एग्जाम्पल? क्या दिया है? एग्जाम्पल है रफीनोस। एग्जाम्पल है मोहम्मद रफ़ी, जो हमारे फेमस सिंगर थे, उनकी नाक रफीनोस। ठीक है, रफीनोस में क्या होता है? अरे यार नाम से ही पता चला ट्राइसैकेराइड है यार। क्या इसमें? एक ग्लूकोज प्लस एक प्लस क्या है? एक फ्रुक्टोज, देख लो, और एक, बस बन गया। 3 उठाए, 3 एक्सो, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज, मिलाया, क्या बन गया? रफीनोस। इजी, बोलो यस और नो। सिंपल है ना बच्चों? और नेक्स्ट वाला तो और भी अच्छा है, और भी सिंपल है, स्टैकियोस। बहुत लोग इसको स्टैचियोस भी बोलते हैं। स्टैकियोस है एक्चुअली इसका नाम। अब इसमें होता है 2 गैलेक्टोज, 2 मोल क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। और ग्लूकोज फ्रुक्टोज कितने होते हैं? 1-1। कैसे याद रखेंगे? गैलेक्टोज बड़ा नाम है, वो 2 है। इजी, ऐसे याद रख लो। गैलेक्टोज बड़ा नाम है ना, डबल है, 2 है,
और ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक एक है, आ गया 4, खत्म। बोले यस और नो, एवरीबडी यस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एग्जांपल हो गया, सब फंडे अपने क्लियर। एक और क्वेश्चन वो हर बार पूछ लेते हैं आपको एमसीक्यू में कि ये लैक्टोज माल्टोज ये सब जो है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लैक्टोज है मिल्क शुगर, कहाँ मिलता है? नेचुरली, दूध में जो नेचुरल मिठास होती है ना, बिना दूध डाले भी आप उसको पियोगे अगर, तो आपको, बिना दूध बोल रहा हूँ सॉरी, बिना शक्कर डाले भी अगर उसको आप पियोगे तो आपको जो स्वीटनेस फील होती है ना बच्चों, वो क्या होती है बेसिकली? वो लैक्टोज की स्वीटनेस होती है, ठीक है ना। तो ये लैक्टोज मिलता है कहाँ पे? मिल्क में मिलता है, ठीक है ना। वो एक बीमारी होती है बायो में, ये शायद इसके बारे में आपने सुना होगा कभी, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कुछ लोगों को, है ना, जिनको दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हजम नहीं होते, ठीक है। तो लैक्टोज आपको मिलता है मिल्क में। माल्ट कहाँ मिलता है? माल्ट, माल्टोज, माल्ट, ये वर्ड कहाँ सुना हुआ? सुना सुना लग रहा होगा, माल्ट। व्हीट एंड बार्ली, ये ग्रेन्स में मिलता है बेसिकली। कहाँ मिलता है? ग्रेन्स। मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट विस्की होती है, डबल मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट विस्की होती है ना, मॉल्ट, दारू दारू तो मॉल्ट जो होता है ना, बेसिकली ये वर्ड बियर या अल्कोहल प्रोडक्शन में काफ़ी पॉपुलरली यूज होता है। तो मॉल्ट जो है ये वर्ड आता है ग्रेन्स से, ठीक है, मॉल्ट। और सुक्रोज तो आपको पता ही है, सुक्रोज कहाँ से आता है? सबको मालूम है, शुगर केन से आता है, शुगर केन और बीटरूट। बीटरूट सबने खाया ना। सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर भी होता है बच्चों, सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर भी होता है। ये मेनली शुगर केन में पाया जाता है। मैंने बीटरूट गलती से लिख दिया, नॉट बीटरूट, टेक्निकली वो क्या शकरकंद, स्वीट पोटैटो, यस, उसमें से मिल जाता है, ठीक है। मेनली शुगर केन से मिलता है इसको, इसलिए केन शुगर भी बोलते हैं। ये आपका टेबल शुगर है। सुक्रोज क्या है? आपका कॉमन शुगर या टेबल शुगर, जो आप खाते हो ना घर पे, वो, जैसे कॉमन सॉल्ट इज NaCl, वैसे कॉमन शुगर इज सुक्रोज, ठीक है। और एक लास्ट बचता है फ्रुक्टोज। ये जो फ्रुक्टोज लिखा है ना हमने, ये वाला, ठीक है। फ्रुक्टोज कहाँ मिलता है? फ्रूट्स में मिलता है, ऑफ कोर्स, है ना। यहां तक क्लियर है सबको? सारे एग्जांपल क्लियर हो गए? राफिनोज, स्टैकियोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, क्या उनके सोर्सेज हैं, क्या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उनके अंदर कौन से यूनिट्स प्रेजेंट है, ये भी देख लिया। अब आ जाते हैं लास्ट हमारे पॉलीसैकेराइड्स में बच्चों। तो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है स्टार्च, पहला एग्जांपल है स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है सेल्यूलोज। यस, starch, glycogen and cellulose, all three are classic examples of polysaccharides. Now, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको बताया कि जब 4 यूनिट है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले थे, 2 यूनिट थे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल निकला था, 3 यूनिट्स थे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले थे, ऐसे बताया था ना। तो पॉलीसैकेराइड्स में तो ग्रेटर देन 10 मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना, करेक्ट बोल रहा हूं। तो पॉलीसैकेराइड्स में अगर मैं ऐसा मान लूं कि ग्लूकोज, ध्यान से सुनना बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स में अगर मैं ऐसा मान लूं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ही मेरा फंडामेंटल यूनिट है, उसी से सारे पॉलीसैकेराइड्स बन रहे हैं, ऐसा मैं मान लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्लूकोज 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 ऐसा रिपीट होगा और हर 2 ग्लूकोज के बीच में से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, करेक्ट। तो ऐसे तो n टाइम्स हो सकता है और n-1 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, बरोबर बोल रहा हूं, है ना। तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? देखो, व्हाट्स द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट दिस। उन्होंने बोला यार आप एक ग्लूकोज लो और उसमें से वाटर निकाल लो। पहले क्या करोगे? उसमें से वाटर निकाल लो, तो क्या बचा? तो आप बोलेंगे C6H5, सॉरी H10, C6H10O5 बचा, और इसी को n टाइम्स कर दो। अब इसमें बच्चों का आर्ग्यूमेंट हमेशा ही होता है, सर n-1 वाटर निकले, आपने n कैसे लिख दिया? कि भाई
n टाइम्स ये रिपीट हो रहा है. नाउ वी डोंट नो व्हाट दैट वैल्यू ऑफ n इज ना. 11 यूनिट भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, 11 लाख भी हो सकता है. तो वहां पर एक का डिफरेंस डजंट मैटर. ठीक है, n और n-1 का वो जो कि भाई 1,00,000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज थे तो उसमें 99,999 मॉलिक्यूल पानी के निकले. हाँ, वो एक का डिफरेंस डजंट मैटर. तो अपन ने कैसा लिख दिया, C6H10O5 n टाइम्स. क्या ये समझ में आया? अभी ये भी समझा होगा मैंने इसको पॉलीमर क्यों कहा. यस बच्चों, बिकॉज n टाइम्स आ रहा है ना, ऑफ कोर्स. अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने जैसी है. मोनोसैकेराइड जो है ना वो शुगर है, ऑलिगोसैकेराइड्स है ना वो शुगर है. क्यों? क्योंकि वो स्वीट टू टेस्ट है और वाटर में सॉल्युबल है. पर जो पॉलीसैकेराइड्स है ना आपके, क्या वो पानी में घुल जाते हैं? स्टार्च आप सबने देखा होगा, स्टार्च आप सबने देखा है, ग्लाइकोजन आप सबने देखा है, सेल्यूलोज मैंने ये पढ़ाया भी आपको कि सेल्यूलोज जो ट्री का बार्क है, वुड है, जिससे पेपर बनता है, नहीं होता ना पानी में डिसॉल्व. तो क्या मैं उसको शुगर बोल सकता हूं? टेक्निकली नो. एक्चुअली मैं मोनो और ऑलिगो को शुगर बोल सकता हूं, मैं पॉलीसैकेराइड्स को शुगर नहीं बोल सकता. क्या ये बात जा रही है सबके दिमाग में? तो पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग शुगर नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्च, ग्लूकोज और सेल्यूलोज जो है ना, सॉरी स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो है ना बच्चों, वो एक्चुअली स्पीकिंग ये नहीं है. क्या नहीं है? ना ही स्वीट है और ना ही वाटर सॉल्युबल है. क्लियर बात? तो ये यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, दीज आर नॉट शुगर्स, टेक्निकली नॉट शुगर, दे आर जस्ट पॉलीसैकेराइड्स, दे आर नॉट शुगर्स, है ना. ओके, स्टार्च सबका फॉर्मूला सेम. आप बोलेंगे हाँ ठीक है. स्टार्च जो है ये प्लांट्स का स्टोर्ड फूड है. क्या है ये? प्लांट स्टोर्ड फूड. हम जब प्लांट्स को खाते हैं तो हम टेक्निकली क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हम स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट. प्लांट ने बेचारे ने जमा करके रखा था कि मेरी गरीबी के दिन में काम आएगा, हमने निकाला और खा लिया. ठीक है. आई एम मेकिंग द वेजिटेरियंस फील बैड नाउ, इवन दो I myself am a vegetarian. So then you'll have your friends who tell you, you always have those friends ना who are always motivating you to eat non-veg. Every vegetarian has that one idiot friend. चल ना खाते ना, चिकन खाना, चिकन. मतलब मैं खाएगा तेरे को क्या फायदा होएगा? तू क्यों खुश हो रहा है? नहीं तू खाना, चिकन खाना, मेरे को देखने का है. तू देखना, तू खा के देखना, मेरे को देखने का है. ऐसे एक दोस्त हमेशा होता है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है. उसको पता नहीं कोई अवार्ड मिलेगा, आप नॉनवेज खा लोगे, वो जीत जाएगा. ठीक है. और वो आपको ऐसा आर्ग्यूमेंट आके देगा कि ये प्लांट में भी जान होता है, मालूम क्या तेरे को? हाँ, तुम लोग प्लांट खाता है. टिपिकल, दे हैव दिस टिपिकल पर्सनालिटी ना, ऑल दोस फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स विल रिलेट, you all will relate to this. मोस्ट ऑफ यू लाइक हाँ सर मेरा एक ऐसा दोस्त है. जिस दिन, ट्रस्ट भी, जिस दिन आपने गलती से अगर चिकन खा लिया तो आपका वो फ्रेंड तो मतलब बोलेगा ओहो मेरी लाइफ सफल हो गई. तो ये प्लांट का फूड है बेसिकली. क्या? स्टार्च. ग्लाइकोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च. क्या बोलते हैं इसको? एनिमल स्टार्च. तो टेक्निकली ये क्या हुआ? एनिमल्स के सेल में स्टोर्ड फूड हुआ, है ना. तो जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे बॉडी में जाके जब स्टोर होता है, राइट, तो वो कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. देखो हुआ ये कि आपने प्लांट को लिया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल गेहूं या चावल, आपने राइस लिया, आपने उसको बॉईल करके खा लिया, तो आपको क्या मिला? स्टार्च. फिर आपने उसको च्यू किया, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, तो वो स्टार्च का ब्रेकडाउन होके क्या बना? ग्लूकोज. फिर वो ग्लूकोज आपके बॉडी में अब्सॉर्ब हुआ, जितना चाहिए था यूज हो गया, जो बच गया वो वापस किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लाइकोजन में, और स्टोर हो गया. फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड, समझो. फॉर एग्जांपल तुमको किसी से पैसे लेने, तो वो बंदे ने बैंक में अपने पैसे बेचारे ने जमा करके एफडी में रखे. वो पहले वो एफडी तोड़ेगा, उसमें से कैश निकालेगा, तुमको देगा. तो वो एफडी उसका क्या था? स्टार्च. उसने तोड़ा, लाके तुमको दिया, कैश दिया, क्या हुआ? वो ग्लूकोज. तो तुम क्या वो कैश लेके
थोड़ा बहुत खर्च करोगे, जो बचा वो क्या करोगे तुम वापस जाके अपने बैंक में जमा करके एफडी करके रख दो, वो क्या हुआ तुम्हारा ग्लाइकोजन हो गया। क्या ये बात समझ में आई? वहां से लिया, ब्रेक किया, जितना चाहिए था यूज किया, जो बचा वो वापस स्टोर कर दिया, दैट इज ग्लाइकोजन। तो हमने लिया प्लांट से और अपनी बॉडी में स्टोर किया। हमारी बॉडी में क्यों स्टोर होता है भाई? कभी खाना नहीं मिला तो, अब देख रहे हो ये जो डबल चिन, ये जो माशाल्लाह एकदम पेट वेट निकला हुआ है, ये क्या है? ये आपकी बॉडी आपको बोलती है कि भाई आज ज़्यादा खा ले, कल नहीं मिला तो ग्लाइकोजन ज़्यादा खा लेते हो आप, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और सेल्यूलोज तो आपको पता ही है, सेल्यूलोज सब लोगों को मालूम होगा, इससे क्या बनती है? प्लांट की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है ना, वो बनती है प्लांट सेल वॉल। ठीक है, सेल्यूलोज। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है। स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो और चीजें मिलती हैं, उसको अपन अगले सेशन में डिटेल में करेंगे विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंडा हो गया आपका किसका? कार्बोहाइड्रेट्स के पूरे क्लासिफिकेशन का बच्चों। नाउ ये जो टेबल यहां दिया है उससे बेटर जो अभी मैंने आपको टेबल लिखवाया या बताया वो आप लिख लेना। आई हैवंट मिस्ड एनी सिंगल पॉइंट हियर, नथिंग। या ठीक है, एक चीज जो मैंने बताई वो ध्यान में रखना कि पॉलीसैकेराइड्स को आप शुगर नहीं बोलोगे। तो कहीं अभी आपको ऐसे पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें ये याद रख लेना कि पॉलीसैकेराइड को शुगर नहीं बोलना। खास करके ये भी एक बार आया हुआ है कि स्टार्च स्वीट टू टेस्ट होता है क्या? तो द आंसर इज नो, स्टार्च स्वीट टू टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग इज नॉमेनक्लेचर। लास्ट थिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉमेनक्लेचर, हाउ टू नेम देम, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो जैसे इसको मार्किंग करके रख लो। चलो, general name for a monosaccharide is glycose. General name is glycose, and you notice, as I mentioned, that you will have the OSE at the end always, क्योंकि जनरल नाम में ही ओज दिया हुआ है। ठीक है, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोज है, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज है, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, ग्लूकोज एग्जाम्पल है, फ्रुक्टोज एग्जाम्पल है। ऑल दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, आई होप सो। यस, तो IUPAC ने यही बोला हुआ है कि GLY, ये ग्लाइ जो ग्रुप है बेसिकली, वो आपका पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से या फिर आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है उसके हिसाब से आप उसका नाम लिखते हो। एक छोटा सा MCQ पॉइंट है लास्ट जो आपको मार्क कर लेना है, वो ये है कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड, बट अपने सिलेबस में अपन फोकस करेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इन दोनों मोनोसैकेराइड्स पे। राइबोज राइबुलोज भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सिखाऊंगा मैं, बट वैसे 20 टाइप्स है, बट अपने को 3-4 ये जो इसके स्ट्रक्चर जानने हैं। अगर आपको MCQ में पूछ ले कि भाई कितने टाइप के मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे कितने? 20 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है बच्चों, तो उसमें सारे आ गया, अल्डो और कीटो के, फिर ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, सब एग्जांपल्स आ गए। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड। ठीक है बच्चों, सो दैट कंप्लीट्स आवर कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, राइट। और एक चीज ये है जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए दी हुई है, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। CHO, CHOH, CH2OH, इनका क्या रहेगा IUPAC नेम, कैसे दोगे आप? नाउ जो लिटरल IUPAC नेम है वो तो अपन ऐसे देंगे ना, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह देख के, है कि नहीं? प्रोपेन अल, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, है ना। लेकिन इसका तो इतना लंबा नाम लिखने के लिए तो कंटाल आ जाएगा। अब सब जो आपको ग्लूकोज का नाम लिखना होता, अब आपको रियलाइज होगा कि ग्लूकोज का नाम लिखने में कंटाल आ जाता आपको, क्योंकि CHO ऐसा और ग्लूकोज में कितने थे? 5, तो अपने को ऐसा लिखना पड़ता ना, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी नॉट 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा? उससे अच्छा क्या है? ग्लूकोज,
है कि नहीं? तो ये जो नाम है ना इनके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब नाम है, ये IUPAC एक्सेप्ट करता है. दीज आर स्टैंडर्ड नेम्स गिवन बाय व्हाट? IUPAC. चेक करो, देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो मैंने नाम दिया था, इसका पहले वाले का मैंने नाम क्या दिया था, याद कर लो. हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड. दूसरे वाले का कितने कार्बन है देख लो, 5 कार्बन. अल्डिहाइड कौन सा है? राइबोस. और ये क्या है? 6 कार्बन. 6 कार्बन है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है, गिनो. 7 कार्बन का सीडोहेप्टिलोज होता है. बायोलॉजी में यूज होता है सीडोहेप्टिलोज का, केमिस्ट्री में उतना यूज नहीं है. इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? 1 देन 3 4 5 6 7 हेक्साहाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन. हेप्टेन 2 ऑन, ऐसा लंबा चौड़ा सा नाम होगा, है ना? तो इस तरह से वो आपके क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. या तो आपको प्रॉपर IUPAC नेम उसका लिखना पड़ेगा ऑप्शंस में, या फिर हेक्सोस तक एटलीस्ट आपको सारे जो स्टैंडर्ड नाम है शुगर के वो पता होने चाहिए. ठीक है बच्चों? 7 कार्बन का वैसे सीडोहेप्टिलोज होता है, जिसका स्पेलिंग मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां अगर किसी को इंटरेस्ट हो. सीडोहेप्टिलोज, नॉट सूडोहेप्टिलोज. ठीक है? खैर ये आपको कोई पूछता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, सो ऑल दीज आर basically the basics of carbohydrates. Next session, very very important, we are going to deal with all the structures, optical activity, dextrolivoforms, Fisher projections, Haworth projections of carbohydrates. So बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कवर करने वाले हैं, जिसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आपके JEE, NEET और CET में बनते हैं.